नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का बोधिसत्व पीसीएस में। मुझे आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और मेंस के प्रिपरेशन में अब तक लग चुके होंगे। माय डियर फ्रेंड, हम हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिकोड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कैसे कीवर्ड्स को पहचानना है। और जो स्टैटिक पोर्शन होता है आपके सिलेबस का, उसमें जनरल मार्किंग से ऊपर मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपको किस तरीके का अप्रोच करना है ताकि आप जनरल मार्किंग से बचो, एवरेज मार्किंग से बचो और थोड़ा बहुत अधिक नंबर लाके आप एक्सेल करते हुए 70 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लो। आज हम डिकोड करने वाले हैं हिस्ट्री के प्रश्न को। हम देखेंगे कि प्रश्न के मूल तत्वों को कैसे आइडेंटिफाई करना है और किस तरीके से, मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हिस्ट्री में भी डायनेमिक अप्रोच अपना के, दूसरों से हट के, कंटेम्प्रेरी इशू को भी समाहित करके रिलेवेंसी के अनुसार आप अधिक नंबर प्राप्त करके बीपीएससी का संधान कर सको। माय डियर फ्रेंड, बने रहिएगा शुरू से लेके लास्ट तक। एंड इफ यू आर न्यू एट चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। माय डियर फ्रेंड, ठीक है, चलिए, हमने पॉलिटी के क्वेश्चन को भी आइडेंटिफाई किया था, डिकोड किया था कि कैसे उसके मूल तत्वों को आपको पहचानना है माय डियर फ्रेंड, और जनरल मार्किंग से बचते हुए कैसे आपको एक्सेल करके बीपीएससी का संधान करना है। आज हम 69 बीपीएससी मेंस में पूछे गए इतिहास के प्रश्नों को देखते हैं। आप सभी को सिलेबस पता होगा। 3 प्रश्न लिखने होते हैं इसमें। जो पहला प्रश्न अनिवार्य होता है, दूसरे में 2 ऑप्शन होते हैं और तीसरे में 2 ऑप्शन होते हैं माय डियर फ्रेंड। दूसरे ऑप्शन में से आपको एक चूज करके लिखना है, तीसरे ऑप्शन में से आपको एक चूज करके लिखना है। बट ये हिस्ट्री है, इसमें ऑब्वियस एवरेज मार्किंग होती है, जनरल मार्किंग होती है, और इससे आपको बचना है और अधिक, बस आपको ये प्रयास करना है कि आप कैसे किसी से कुछ नंबर जो है अधिक लाओ, 2-3 नंबर अधिक लाओ। इसके लिए जो एफर्ट का तरीका है, जो प्रयास होना चाहिए, वो सबसे हटके होना चाहिए। तो मैं डिकोड करूंगा एक एक तरीके से प्रश्नों को, बताऊंगा कि इस प्रश्न को आपको कैसे हैंडल करना है, और इसके बाद जो है आप खुद से जब प्रैक्टिस करोगे तो निस्संदेह आप एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में एक्सेल करोगे। माय डियर फ्रेंड, बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। देखिए, पहला है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 8 नंबर के प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों में आपका जो अप्रोच होना चाहिए ना, ये अप्रोच पॉइंट अनुसार होना चाहिए। ठीक है, टॉप बहुत ही पॉइंट फॉर्म में होना चाहिए कि 1892 का जो भारतीय इंडियन काउंसिल एक्ट है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, बस आपको राइट डाउन करना है, जॉट डाउन करना है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगर आप मतलब पैराग्राफ में लिखने गए तो आपको 80 से 90 शब्द कब खत्म हो जाएंगे, और जो भी इसका मूल तत्व है, जो भी इंक्लूसिव अप्रोच होना चाहिए इसके लिए, वो आप नहीं लिख पाओगे। नंबर आपको यहाँ पे 2 नंबर आपको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन यही पॉइंट फॉर्म में इसके जो भी एलिमेंट है उसको स्ट्रक्चरिंग करके लिखने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियस आपको 5 के आसपास नंबर मिल जाएंगे, जो कि काफी अच्छा मार्क्स माना जाता है। फिर संथाल विद्रोह, देखो इसमें मेन दिक्कत होती क्या है ना, शॉर्ट आंसर में जब ऐसे पूछ दे संथाल विद्रोह, तो अब देखो इसमें आपको यह भी लिखना है कि संथाल विद्रोह के क्या कारण थे, और संथाल विद्रोह, संथाल जो अपराइजिंग था, वो कैसे कैसे एक्सेल करता है, उसकी परिणति क्या होनी चाहिए। तो पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जो 38 नंबर का होना चाहिए, वो इसमें दिया होगा माय डियर फ्रेंड। तो इसमें क्या है, वही पॉइंट फॉर्म। पहले आपको आपका यहाँ पे इंट्रो लिखोगे इसका, ठीक है, कि संथाल विद्रोह क्या था। जनजातीय विद्रोह लगभग आप देखोगे कि जो भी जनजातीय विद्रोह हुए, सबका कारण जो है मूलतः सेम ही है। ठीक है, उसके बाद संथाल विद्रोह का कैसे डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद कंक्लूजन में क्या होता है, उसकी परिणति, ये आपको लिखना पड़ेगा। तब जाके इसमें आपको 5 के आसपास नंबर या 5+ नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, यदि केवल संथाल विद्रोह के कारण लिख दो, ठीक है, तो या खाना पूर्ति कर दो, तो यहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये अपने आप में पूरा एक टॉपिक है हमारे फ्रेंड। इसी तरीके से चंपारण सत्याग्रह भी हुआ। चंपारण सत्याग्रह इसमें पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ, उसके पीछे के क्या कारण थे, कैसे डेवलपमेंट हुआ, उसकी परिणति क्या हुई, ये सारी चीजें इसमें लिखनी है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। केवल कॉज नहीं पूछ रहा है तो पॉइंट फॉर्म में कीवर्ड्स आपको मालूम होनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि शॉर्ट नोट्स, आर्ट ऑफ शॉर्ट नोट्स मेकिंग आपको आनी चाहिए, ताकि वही शॉर्ट नोट, जैसे ये जो मतलब संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी होती है, उसी को ले जाके आप प्लॉट कर दो इसमें, तो निसंदेह आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, मौर्य काल की कला एवं वास्तुकला इसने डिफाइन कर दिया है। मौर्य काल की कला और वास्तुकला के बारे में हमें लिखना है। तो कला में जो भी आपका कला होता है, जैसे संगीत कला हो गया,
ठीक है। इसके बाद ड्राइंग कला हो गया, जो भी उस समय की कलाएं विद्यमान थी सब कलाओं में देखना है, और वास्तुकला भी इसमें, आर्किटेक्चर के बारे में भी आपको लिखना है। फिर अगला है प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्र। अच्छा, ये प्रश्न पूछा गया था तो बहुत बच्चे क्या हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे कि सर इसको कैसे लिखेंगे, अलग से आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया की पढ़नी पड़ेगी क्या, या तमिलनाडु बुक पढ़ना पड़ेगा क्या? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ोगे ना, जैसे गुप्त काल हो गया, पाल काल हो गया, मौर्यन काल हो गया, तो उसमें जो भी कला है, जो भी उस समय मतलब कला विद्यमान थी, चाहे पेंटिंग हो या आर्किटेक्चर हो, सब क्या है, पूर्वी भारत के ही तो मतलब उस समय वो था, पूर्वी भारत का ही डोमिनेंस था, तो पूर्वी भारत से ही लगभग संबंधित है, तो वहां पे आप लिख दोगे। ठीक है, काफी हो गया, ये शॉर्ट नोट्स वाला हो गया। अब बात आती है, देखिए ये दूसरा नंबर प्रश्न का जो पहला पार्ट है ना, ये कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन को कैसे डिकोड करना है, बड़े वाले क्वेश्चन में कीवर्ड कैसे कैसे आइडेंटिफाई करनी है, ये आपको आना चाहिए, और ये आएगा ना तभी जाके आप लिखोगे बढ़िया से। पहला है कि बिहार हैज बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म फॉर एंशिएंट टाइम, एक्सप्लेन इन डिटेल। प्राचीन काल से बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, इसकी विस्तृत व्याख्या करें। प्राचीन काल से बात करी जा रही है। अब देखो कुछ बच्चे होते क्या हैं कि जो पश्चात जो एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ है ना, उसी को प्लॉट कर देते हैं, मतलब एक फ्रेमिंग रहती है, और कोई भी शिक्षा से रिलेटेड बिहार में कोई प्रश्न पूछे, उसी को क्या कर देते हैं, यहाँ पे बच्चे लिख देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करेंगे, जो नए नए बच्चे होते हैं, जिनमें मेच्योरिटी आ गई है, जो अच्छी आंसर राइटिंग करी है, वो लोग जो है इससे बचने की, उनको बचने आता है, उनको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करना आता है, क्वेश्चन के मूल डिमांड को समझना आता है, और उस मूल डिमांड के अनुसार वो अपना जो है ज्ञान शब्दों के द्वारा पिरोते हैं और आंसर राइटिंग करते हैं। जैसे मान लो प्राचीन काल से बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, तो देखो यहाँ पे जो लोअर कैपिंग है ना, प्रीवियस की कैपिंग, यहाँ पे प्राचीन काल दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद से नहीं दिया हुआ है। दैट मीन्स अभी आपको कंटेम्परेरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, माय डियर फ्रेंड, यू आर टॉकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023। ठीक है, तो 2023 का भी एलिमेंट आप इसमें लिखोगे। ऑब्वियस यहाँ पे शिक्षा का है, तो शिक्षा में जो भी प्राचीन काल में बिहार का स्टेटस था, मिडाइवल पीरियड में हुआ, और फिर अंग्रेजों के पीरियड में हुआ, और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी जो भी डेवलपमेंट हुआ उसमें बिहार का कैसे कैसे एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ, कैसे सेंट्रलाइज केंद्र था यहाँ पे, और अभी वर्तमान में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें ये किस तरीके से लीड कर रहा है, ये सारी चीजें सबका एलिमेंट इसमें होना चाहिए। अब फिर बात आ जाती है अध्यात्म में, तो अध्यात्म की बात करें तो यहाँ पे अध्यात्म में बच्चे क्या करेंगे, जनरली एक गलती कर लेंगे, केवल सनातन संस्कृति को और मुगल पीरियड में जो मुस्लिम संस्कृति है, मुस्लिम धर्म है, उसी को क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। या तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैनिज्म और बौद्धिज्म तक ही सिमट के रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जैनिज्म है, बौद्धिज्म है, ऋग वैदिक काल में या लेटर वैदिक एज में जो भी आपके पास एविडेंस है, मौर्यन काल में जो भी एविडेंस है, पाल काल में जो भी एविडेंस है, जो कुछ भी है आपके पास सब लिखोगे। सूफिज्म लिखोगे, क्रिश्चियनिटी लिखोगे, ईसाइयत के बारे में लिखोगे, जो भी आपके भारत में अभी धर्म, पारसी का यहाँ पे सेंटर नहीं था पारसी धर्म का, तो जो भी भारत में आपका धर्म है सबके बारे में कुछ ना कुछ लिखोगे, लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अपने आप में एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच के साथ ये सारी चीजें लिखनी होगी। अभी वर्तमान में जो धर्म का प्रतिरूप है इसको भी आपको डालना होगा, तभी जाके आप एवरेज मार्किंग से बचोगे माय डियर फ्रेंड। बहुत लोग क्या करेंगे, अंग्रेजी पीरियड तक आके खत्म कर देंगे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में वे लोग लिखेंगे ही नहीं, तो डायनेमिक अप्रोच ही नहीं मिल रहा है आपके प्रश्न का। जो एवरेज मार्किंग होती है उसी के अनुसार आपको मार्क्स मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो आगे देखो, चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। इस पूरे प्रश्न के दो पार्ट हैं। चंपारण नील आंदोलन का मुख्य मूल्यांकन करना है आपको, ठीक है। उसके बाद ये देखो, आपको पता है कि जो हाँ, तो देखो यहाँ पे चंपारण नील आंदोलन जो था ना, ये स्वतंत्रता आंदोलन नहीं था, ये क्या था, किसानों का विद्रोह था। जो भी अंग्रेजी लीडर्स लोग थे, मतलब किसानों को जो प्रेशराइज करते थे कि इंडिगो डेवलप करना है, आपको इंडिगो उगाना है, डेवलप करना नहीं है, तो उन्हीं के विरुद्ध ये किसानों का विद्रोह था। ठीक है, शोषणकारी जो भी उनकी नीतियां थी, तो एक्चुअली इसका मूल्यांकन करना है, नील आंदोलन कैसे, किन कारणों से हुआ,
किस तरीके का इसका डेवलपमेंट था और अंततोगत्वा इसकी परिणति क्या हुई, मतलब अब सफल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों का भी वर्णन करना है। तो दो आयाम हो गया। तो इसके प्रभावों का वर्णन ये सिंपलिस्टिक है, सब वही लिखेंगे जो आप लिखते हो, आप लिखोगे। लेकिन चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन जब आप कर रहे हो ना, तो इसमें डायनेमिक अप्रोच कैसे अपनाओगे। तो चंपारण नील विद्रोह चूंकि किसानों का विद्रोह था, तो किसानों की जो दुर्दशा उस समय थी, जो भी शोषणकारी नीतियां थी सत्ताधारी वर्ग के द्वारा उस समय, या जो सत्ताधारी वर्ग के संरक्षण में लोग पलबल बढ़ रहे थे और अंग्रेजों का शोषण कर रहे थे, उसमें कुछ हद तक बदलाव के साथ किसानों की दिक्कतें जो है लगभग सेम है। ठीक है, अब देखो राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो का डेटा दोगे कि कैसे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, थोड़ा बहुत इसमें कंटेम्पररी इशू के साथ बिहार के आयाम के साथ अगर इसमें लिख देते हो, तो ये आपका अप्रोच जो है अन्यों से डिफरेंट हो जाएगा और नंबर यहां पे अधिक आप गेन कर लोगे। ठीक, बात आ रही समझ में। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उदारवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो जो भी आईएनसी का यहाँ पे आप इंट्रो दोगे, आईएनसी की स्थापना कब हुई, कौन कौन से उदारवादी लीडर थे, उनकी नीतियां किस किन तरीके की थी, थोड़ा बहुत इंट्रो के साथ क्वेश्चन का जो मूल डिमांड है उदारवादी चरण के योगदानों का। अब इसका जो भी पॉजिटिव पॉइंट था और जो भी निगेटिव पॉइंट था, ये सबका क्या करोगे आप परीक्षण करोगे, सबको व्याख्यायित करोगे। ठीक है, तब जाके अब जैसे ऐसे प्रश्नों का जो निष्कर्ष लिखते हैं ना, तो थोड़ा बहुत लहरेदार बना सकते हो। ये ऑब्वियस जो उस समय के लीडर्स थे, हमारे उदारवादी राजनीतिक पूर्वज थे, उनका डिमांड जो है बहुत हद तक उनके तौर तरीके थोड़े से पेसिमिस्टिक थे और प्रोग्रेसिव नहीं थे। लेकिन हम ये भी आशा अगर करें, हमारी ये आशा हो कि हमारे जो आदि मानव पूर्वज थे उनके पास मोबाइल नहीं था, तो ये एक तरीके से हमारी ही कहीं ना कहीं मानसिक शैथिल्यता होगी, क्योंकि हमें ये समझना है कि विकास चाहे वो नीति का हो, राजनीति का हो, राज्य का हो या किसी भी सिद्धांत का हो, सनय सनय होता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अतः कुछ कमियों को यदि नजरअंदाज कर दिया जाए तो उदारवादियों का योगदान जो है हमें राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करने में, हमें एक अधिक सशक्त राजनेताओं की एक पीढ़ी तैयार करने में काफी ज्यादा योगदान रहा। और जो अंग्रेज हमारे मूल शत्रु थे, लोगों को ये लग ही नहीं रहा था कि हम गुलाम हैं, इन सबको इन तंद्रा से जगाने के लिए इनका योगदान जो है बहुत ही सराहनीय और अतुलनीय रहा। तो इस तरीके से कुछ लहरेदार शब्दों का उपयोग करके थोड़ा सा मतलब बांधने की कोशिश करोगे एग्जामिनर को, तो यहाँ पे रुकेगा, ठहराव आएगा उसके रीडिंग में और आपके विचारों से वो संतुष्ट होकर आपको नंबर ज्यादा देगा। अगला प्रश्न है, बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभावों को रेखांकित करना है। तो आधुनिक शिक्षा यहाँ पे ऑब्वियस लेटर मुगल पीरियड की बात करें तो यहाँ पे अंग्रेजों के आगमन के साथ ही आधुनिक शिक्षा का डेवलपमेंट हो जाता है और वर्तमान में फिर यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 के जो भी एलिमेंट है, इसके साथ साथ बिहार सरकार के फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन बिहार स्टेट जो भी प्रयास हैं वो सबका लिखोगे। एक्चुअली ये हिस्ट्री का भी प्रश्न है और कंटेम्पररी इशू से रिलेटेड करंट अफेयर्स का भी प्रश्न है माय डियर फ्रेंड। हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर्स अप्रोच के साथ इस प्रश्नों को लिखते हो तो 38 मार्क्स में आपको लगभग 25 प्लस मार्क्स मिलेंगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो आई होप कि जो भी मेरा प्रयास था, जो भी मैं कन्वे करने की कोशिश करा, अभी तक आपको समझाने की कोशिश करा कि हाउ टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स ऑफ एनी क्वेश्चन, आपने उसको समझा और इसको फिर से जब आप आंसर राइटिंग वगैरह करोगे तो आप इंप्लीमेंट करोगे। माय डियर फ्रेंड, वी हैव स्टार्टेड 70th बीपीएससी मेंस टारगेट बैच। ठीक है, तो यदि आप मेंस के लिए सीरियस हो और हमसे जुड़ना चाहते हो, इसमें डेली क्लासेज होंगी, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईआर, एसए, सारी चीजें जो भी स्टैटिक पोर्शन है, करंट कंटेम्पररी इशू है, सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी है, एनालिटिकल अप्रोच के साथ कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कैसे आर्ट डेवलपमेंट करना है और मेंटरशिप 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो 78 बीपीएससी मेंस के लिए भी टारगेट बैच शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी शुरू हो चुकी है 78 बीपीएससी मेंस के लिए। तो यदि आपका सिलेबस नहीं कवर है, आपको यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ दैट यू हैव प्रिपेयर्ड योर सिलेबस फॉर 78 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, तो
तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, आंसर राइटिंग के लिए भी जुड़ सकते हैं। ये हमारा नंबर है 97 170 58 805। इस पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए बीपीएससी का इजी संधान कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।